डियर, हम जानते हैं कि पुराने ज़माने में जब लड़कियां पैदा होती थी तो उन्हें इस दुनिया में सांस लेने का मौका नहीं दिया जाता था। सब कहते थे कि ये हमारी इज्जत ख़राब करेगी। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि शायद लोग ठीक ही कहते थे, क्योंकि आजकल भी तो ये सब कुछ हो रहा है और लड़कियां इस समाज में न जाने क्या क्या कर रही हैं। हम उन्हें रोक भी नहीं पाते। पर मुझे नहीं पता था कि मेरे घर में भी एक इस तरह की लड़की जन्म लेगी और हम सबका मुंह काला करवा देगी, जबकि मैंने खुद उसे एक अच्छे इंसान बनाने की कोशिश की थी। लेकिन आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। रात का वक्त था जब मैंने उसे देखा। वह बार बार बाथरूम जा रही थी और बार बार नहाकर आ रही थी। मैं हैरान हो रही थी कि उसे क्या हो गया है, यह बार बार क्यों नहा रही है। मैं उसे अच्छी तरह जानती थी। वह रोज़ नहाने वालों में से नहीं थी। उसे तो पीछे पड़ना पड़ता था कि जाओ नहा कर आओ, तो फिर कहीं जाकर वह नहाती थी। लेकिन अब उसका इस तरह की हरकत करना कुछ अजीब सा था। जब इंसान बदल जाता है तो उसके पीछे कोई बड़ी वजह होती है, और यह लड़की भी बदल गई थी। पता नहीं किसके ख्यालों में घूम रही थी। हमेशा हंसती रहती थी, लेकिन आजकल खामोश थी। एक दिन पूछ लिया कि क्या बात है। मुझे ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने लगी कि मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि उम्र देखो और उसकी बातें देखो। आखिर यह सब क्या हो रहा है? यह इस तरह की बातें क्यों कर रही है, जैसे उसे ज़िंदगी के बारे में सब पता चल गया हो। फिर एक दिन मेरी नज़र उसके पेट पर पड़ी तो मुझे समझ आ गया कि बर्बादी हमारे घर की दहलीज तक आ गई। और अब हम दरवाज़ा खोले या ना खोले, हम सब लोग पहले से ही बर्बाद हो चुके हैं। मेरी छोटी बहन की हरकतें आजकल कुछ बदली बदली सी थी। यह उसकी वही उम्र थी जब वह जवान हो रही थी। मैं उससे बड़ी थी। मैं कॉलेज में पढ़ती थी और वह स्कूल में थी। हम दोनों ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। वह इस तरह की लड़की थी कि अगर उसे थोड़े से भी नंबर कम मिलते तो वह बड़ी परेशान हो जाती थी। लेकिन आजकल उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना छोड़ दिया था। उसके होठों पर हमेशा कोई गीत होता। वह प्यार मोहब्बत वाली फिल्में देखती, कहानियाँ पढ़ती। क्या मतलब था उसका? क्या वह किसी को पसंद कर बैठी थी? लेकिन जब मुझे पता चला कि मामला क्या है तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि आजकल वह हम सब से कुछ छुपाती फिरती थी। सर्दी का मौसम था, खुद को लंबे लंबे कपड़ों में छुपा कर रखती थी। मुझे कहती थी कि अपने कपड़े मुझे दे दो। मेरा वज़न थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए मेरे कपड़ों में तो वह बिल्कुल ही गायब हो जाते थे, लेकिन अपने कपड़े छोड़कर मेरे कपड़े पहनती थी। मुझे इस पर शक हो गया। मैंने उसका पीछा किया। एक दिन यह देखकर हैरान रह गई। मेरा नाम मेहर था और मेरी बहन का नाम मधु था। हम उसे प्यार से गिट्टू कहते थे और मुझे प्यार से निक कहते थे। अपने माँ बाप की हम दो ही बेटियाँ थी और हम लोगों ने ही उनका नाम रोशन करने का जिम्मा उठाया था, क्योंकि जब मेरी माँ के यहाँ दूसरी बेटी यानी कि मधु पैदा हुई तो उसके बाद डॉक्टर ने उन्हें कह दिया कि अब वह दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती, वह बांझ हो गई। मेरी दादी और सब रिश्तेदार ने कहना शुरू कर दिया कि तुम्हारी तो दो ही बेटियां हैं, अगर एक बेटा भी होता तो चलो इस औरत के साथ तुम अपना गुजारा कर लेते, लेकिन अब तुम इसको छोड़ दो या फिर चुपके से दूसरी शादी कर लो। मेरे बाप को यूँ समझिए कि ये मशवरे सुबह शाम नाश्ते में मिलते, दोपहर के खाने में और रात के खाने में भी। मेरे बाप जैसा इंसान मैंने नहीं देखा कि वह किसी की बात पर गौर नहीं करते थे। घर आकर ये भी नहीं कहते थे कि आज किसी ने मुझ पर अपने माँ बाप की उन हरकतों की वजह से उन लोगों ने घर अलग कर लिया था। उसके बाद तो जैसे पूरे खानदान ने उनका बहिष्कार ही कर दिया। धीरे धीरे हम लोग जवान होने लगे और वो लोग बूढ़े होने लगे, इस दुनिया से जाने लगे। मेरी दादी भी इस दुनिया में नहीं रही थी, दादा तो पहले ही नहीं थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जाते जाते भी उनके दिल में हमारे लिए ना तो कोई जगह थी और ना ही उनके होठों पर हमारे लिए कोई दुआ थी। मेरी माँ को सब लोग खुशनसीब कहते थे कि वो कहते थे कि तुम्हें तो तुम्हारे पति ने छोड़ देना था, हमारा कोई भाई नहीं था। लेकिन
बाबा ने कभी ऐसी कोई बात नहीं की थी। वो कहते थे कि मेरी बेटियां ही मेरा गौरव है। पर अब जो मैंने मधु की हरकतें देखनी शुरू कर दी तो मुझे ऐसा लगता कि वह अपने बाबा का गौरव तोड़ेगी और हम सबका मुंह काला करवाएगी। स्कूल जा रही थी जब मैंने उसे रोक लिया। मैंने कहा कि ज़रा इधर आओ। वह आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। मैंने उसे सर से पांव तक देखा। मैंने कहा कि ये क्या हुलिया बना रखा है, पागल हो गई हो क्या, दिमाग खराब हो गया है। तो कहने लगी कि क्या हुलिया, कुछ भी तो नहीं किया मैंने। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुमसे पूरे 6 साल बड़ी हूँ। क्या मुझे नहीं पता कि तुमने क्या क्या किया हुआ है। आँखों में काजल लगा रखा है, होठों पे हल्की सी लिपस्टिक है, चेहरे पे शायद थोड़ी सी बेस भी लगाई, लेकिन बहुत ही कम, और ब्लश भी लगाया। और ये जो बालों टोकरी सी उठाई है, ये तुम्हारे चेहरे पे बड़ी सूट कर रही है, बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन ये सब किसके लिए यार, क्या तुम्हारे स्कूल में कोई पार्टी है। तो वो कहने लगी कि नहीं, कोई पार्टी नहीं है और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वह कहते हैं ना कि सजने संवरने का मज़ा तो तभी आता है जब कोई देखने वाला भी हो। औरत इस तरह से तभी सजती संवरती है जब उसे कोई देखने वाला हो। वैसे तो लड़कियां सिर्फ लड़कों को दिखाने के लिए ही नहीं तैयार होती, अपनी जैसी लड़कियों के लिए भी तैयार होती है। लेकिन इससे पहले तो वह इस तरह से कभी तैयार होके नहीं जाती थी। तो फिर आज क्या खास बात थी। इसका मतलब यही था कि उसकी ज़िंदगी में कुछ और तो ज़रूर चल रहा है। मैंने उसे अजीब सी नज़रों से देखा। मैं उसकी आंखों में देख रही थी और वह मुझसे आंखें चुरा रही थी। ऐसे ही आपको लग रही हूँ, वैसे ही मेरा मुंह थोड़ा लाल है। मैंने कहा कि मुझे ये पता है तुम्हारा मुंह कितना लाल है। मैंने उससे कहा कि जाओ मुंह धोकर आए, और वही चली गई। एक बात थी कि वह मेरी बात मान लेती थी, मेरे सामने कुछ बोलती नहीं थी। अभी भी मुझे बाजी ही कहती थी, अगर गुस्से में भी होती तो मेरा नाम नहीं लेती थी। लेकिन पता नहीं आजकल उसके दिल में क्या हो रहा था। मैंने इन बातों को ज़्यादा नोटिस नहीं किया। जब एक दिन हम सब लोग परेशान हो गए क्योंकि मधु घर पर नहीं थी, जबकि उसके घर आने का वक्त हो गया था। स्कूल यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। 2-4 लड़के इस गली में आती थी, वह भी उसके साथ ही जाते थे। मेरे बाबा ने बचपन से हमारी बहुत देखभाल की थी, लेकिन अब हमने उनको कह दिया था कि जब 4-5 लड़कियां इस तरफ आती है और वह भी उनके साथ जाती है तो क्या परेशानी है। मैं भी यही तरीका अपनाती थी। कुछ लड़कियां गली में आती थी तो हम सब लड़कियों एक साथ चलते हुए गलियों के अंदर से होते हुए अपने अपने घर में आ जाती थी। इस रूटीन को भी 2 साल हो गए थे क्योंकि अब बाबा से हमारी ड्यूटी नहीं लगाई जाती थी और वो बूढ़े हो रहे थे। मधु का अभी तक घर ना आना बड़ी अजीब बात थी। मेरे बाबा घर पर नहीं थे, अगर होते तो सबसे ज़्यादा वही परेशान होते। उस दिन 2 बजे तक घर आ जाना था, लेकिन अब 4 बजने वाले थे। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि जिन लड़कियों के साथ वो जाती है ज़रा उनके घर जाकर पता करके आओ। एक लड़की तो सामने ही रहती थी और वो सुबह गई थी। मैं उसके घर चली गई और वो मेरी बात सुनकर हैरान रह गई। वो कहने लगी कि हमारे साथ नहीं निकली है, वो तो कह रही थी कि मैं थोड़ी देर में आऊँगी, तुम लोग मेरा इंतज़ार नहीं करना। इसलिए हम उसको छोड़ के खुद ही वापस आ गए कि शायद आज आज उसे अंकल लेने आ रहे हो। मैंने कहा कि लेकिन मेरे बाबा ने तो आज शाम तक मसरूफ़ रहना था। ऐसी तो कोई बात नहीं थी। मैं दूसरी लड़की के घर गई, वो भी यही किस्सा सुना रही थी कि वो सुबह से कह रही थी कि तुम सब के साथ जाऊंगी, फिर जाने क्या हुआ। लेकिन एक बात है कि आज उसे सज़ा भी मिली थी। मैंने कहा कि कौन सी सज़ा। तो कहने लगी कि वो सर रावत है ना, उन्होंने उसकी छुट्टी बंद कर दी थी और वो काफ़ी देर तक क्लास में ही थी। मैंने कहा कि क्या मतलब, मुझे पूरी बात बताओ। और ये सर रावत कौन है। उसकी दोस्त ने कहा सर रावत हमारे मैथ के टीचर हैं, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और खूबसूरत है। मैंने कहा कि तुमसे ये तो नहीं पूछा कि हैंडसम और खूबसूरत है, स्कूल में पढ़ने जाती हो या टीचर्स को देखने के लिए जाती हो। उसने कहा कि ये बात मधु ही कहती है। शायद उससे मेरी बात बुरी लगी, उसने मेरी बहन पे इल्ज़ाम लगा दिया। मैंने कहा कि क्या
मतलब मधु भी कहती है, कहने लगी कि मधु भी उनके आगे पीछे रहती है। उनका काम तो ऐसे करती है जैसे उनका काम करने से बहुत ज़्यादा पुण्य मिलेगा, और ऐसी हो जाती है उनके सामने कि हम कहते हैं कि ये तो वो वाली मधु हो ही नहीं सकती। कोई बदतमीजी नहीं करती, बड़े तरीके से बात करती है, बार बार अपने बालों को पीछे करती है। मैं उस लड़की की बातें सुनकर हैरान हो रही थी। हम सब तो मधु को छेड़ते हैं, कहते हैं कि लगता है तुम्हें सर रावत पसंद आ गई हो। मैंने कहा कि अपना मुंह बंद करो, एक तो यहाँ पर परेशानी बना रही हो, तुम लोग इधर उधर की बातें कर रही हो, जो सवाल कर रही हो उसका ठीक से जवाब नहीं दे रही, अपनी मस्ती में रहती हो, कुछ पता नहीं कि दोस्त कब आई और कब गई। मैंने कहा कि मुझे पूरी बात बताओ, तो कहने लगी जब सर रावत ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, मधु बहुत पढ़ाई करती है, हमेशा ही बहुत अच्छे नंबर लेती है, लेकिन आज उसने बहुत बुरा टेस्ट दिया था, इसलिए उन्होंने उसकी छुट्टी बंद कर दी। हम सब लोग तो बाहर निकल गए थे, वैसे भी उनका पीरियड आखिरी होता है। मैंने कहा और उसके बाद तुमने उसे देखा? कहने लगी कि नहीं, उसके बाद हमने उसे नहीं देखा। दूसरी लड़की कह रही थी कि उसने देखा है। बात बड़ी उलझन में थी, मैं बड़ी परेशान हो गई। मैंने कहा कि ये सर रावत जो भी है, लगता है ये सब उसी का किया धरा है, कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो गया, कहीं कोई आपत्ति तो नहीं आ गई, क्योंकि 2 घंटे से बहुत ज़्यादा हो गए। हमें यह बात अपने बाबा को बतानी पड़ गई। उनके लिए तो ऐसा ही था जैसे उन पर कयामत आ गई हो। वो बड़े परेशान हो गए। जवान बेटे स्कूल से गायब, घर नहीं आई। जब हम लोग इधर उधर ढूंढ रहे थे, सब लोग लगे हुए थे, कज़नों को भी बता दिया, यानी कि पूरे परिवार में बात फैल गई, क्योंकि बात कोई छोटी नहीं थी। उसके बाद अभी हम लोग घर से बाहर निकले कि अचानक से मुझे गली के किनारे पर मधु नजर आई। वो चलती हुई वहाँ से आ रही थी। उस वक्त मैंने सिर्फ इस बात पर ध्यान दिया कि वो आ गई, उसकी शक्ल और उसकी आंखों पर नहीं। मैंने कहा कहाँ से आ रही हो तुम? शाम के 6 बज गए, 4 घंटे से कहाँ थी? उसने कहा मुझे घर में तो आने दो। वो घर में आ गई। हम सबको उसने बहुत पक्का सा जवाब दे दिया। उसने कहा मुझे एक छोटी लड़की मिल गई थी जो स्कूल के बाहर खड़ी थी और गुम हो गई थी, पता नहीं किसी और स्कूल की थी, और वहाँ की बस में बैठ के यहाँ आई। उस बस ने यहाँ से भी लड़कियाँ उठानी थी, लेकिन वो यहाँ पे उतर गई और बस वाला चला गया। मैं उसे उसके घर तक छोड़ने गई थी। मैंने सोच लिया था कि उसे अकेले नहीं छोड़ सकती, मैं उसे उसके घर पर छोड़ आई हूँ। बच्ची छोटी थी, उसे ठीक से पता नहीं था। बड़ी मुश्किल से पूछा मैंने, बस इसी काम में मेरे 4 घंटे लग गए। हमने उसे सर से पाँव तक देखा, वो ठीक ठाक थी। खैर वो आ गई तो सब लोग शांत हो गए और सब ने कहा कि ठीक है, लेकिन ऐसे किसी की मदद करने के लिए बाकी लोगों को तो मुसीबत में नहीं डालते ना। अब परिवार में तो बात फैल गई है, पता नहीं वो क्या कहेंगे। खैर रात हुई तो सब नॉर्मल थे। हम दोनों बहनें एक ही कमरे में सोती थी। मैंने कहा कि आज तुम्हें किसी की मदद करने का ख्याल कैसे आ गया? तुम्हारा ये अवतार तो मैंने आज देखा है। मधु कहने लगी कि क्या मतलब, क्या मैं बुरी इंसान हूँ? मैंने कहा कि बुरी नहीं, लेकिन मेरी मदद तो करती नहीं हो। सारा दिन घर के काम अकेले करती रहती हूँ। घर वालों के लिए तुम्हारे दिल में कोई दर्द नहीं है। बाहर की किसी लड़की के लिए बड़ी अच्छी बन रही थी। मैं मजाक कर रही थी, पर वह अचानक से रोने लगी। मैंने कहा कि क्या हो गया तुम्हें? मेरी कोई बात बुरी लग गई तो माफ़ कर दो। अपने आंसू साफ करते हुए कहने लगी कि मुझे तुम्हारी कोई बात बुरी नहीं लगी, पर मैं हैरान थी कि वह बाद में भी रो रही थी। मैंने सोचा कि लगता है मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, पर मैं उसे इससे ज़्यादा बुरी बातें कहती रहती थी। तब तो उसको कुछ नहीं होता था, चुप करके सुन लेती थी। आगे से कोई उल्टा मजाक कर देती थी, फिर आज उसे क्या हो गया कि वह इस कदर रो रही थी। सोचा कि सुबह पूछ लूँगी, लेकिन सुबह पूछना याद नहीं रहा, क्योंकि कुछ और पूछना था। मैंने उससे कहा कि ये सर रावत का क्या चक्कर है? तो वो है। उसने कहा कि क्या मतलब, सर रावत का क्या चक्कर है? आपने किससे पूछा? मैंने कहा कि तुम्हारी दोस्त बता रही थी। वह गुस्सा हो गई और उसने कहा कि इस नैना के दिल में भी कोई बात नहीं रहती। मैंने कहा कि इसके दिल में कोई बात रहे ना रहे, तुम्हारे दिल में क्या बात है, ज़रा बताओ मुझे।
तो मेरी बहन ने बताया कि कुछ नहीं बाजी, बस मुझे वो सर अच्छे लगते हैं, बड़े ही हैंडसम हैं, खूबसूरत से हैं। मैंने कहा कि तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो, अच्छे लगते हैं से क्या मतलब? तो उसने कहा कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं, बस अच्छे लगते हैं। जैसे शाहरुख खान किसी को अच्छा लगता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि उससे शादी करनी हो, ज़िंदगी गुजारनी हो, बस वो एक हीरो है इसलिए अच्छे लगते हैं। मैंने कहा कि बस जो भी है, लेकिन इस तरह भी मत सोचा करो, ये सब भी ठीक नहीं होता। उसने कहा कि हाँ मुझे पता है, वैसे भी वो सर है ना, हम तो स्टूडेंट हैं और उनकी और मेरी उम्र में तो काफ़ी फ़र्क भी है। मैंने कहा कि तेरा दिमाग लगता है किसी और तरफ जा रहा है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। देख, कोई ऐसी वैसी बात दिल में ना पाल लेना जो सारी ज़िंदगी के लिए मुसीबत बन जाए। तुझे पता है ना हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है? हमने परिवार वालों को खुश रखना है, अपने बाबा की बात माननी है, हमने उनका मान बनाना है। पता है ना तुझे? वह कहने लगी कि हाँ मुझे पता है, बिल्कुल पता है। बस उस दिन के बाद मधु बिल्कुल बदल गई थी, उसकी हरकतें भी बदल गई थी। वह खोई खोई सी रहने लगी, कुछ सोचती रहती थी, कुछ बताती नहीं थी। पहले तो अपने दिल की हर बात मुझसे बताया दिया करती, क्योंकि मैं उसकी बड़ी बहन थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं बताती थी। आजकल उसकी हरकतें बहुत अजीब हो गई थी। एक दिन मैं रात को सो रही थी जब मुझे उसके रोने की आवाज़ आई। मैं हैरान हुई कि ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। मुझे लगा कि कोई ख्वाब देख रही हूँ, लेकिन फिर मुझे पता चला कि ये तो मधु के रोने की आवाज़ है। मैंने फ़ौरन से लाइट ऑन की, पर लाइट ऑन करने से पहले भी मैंने उसका नाम लिया और कहा कि क्या बात है, क्या हो गया। जब मैंने लाइट ऑन की तो वह मेरी तरफ ऐसे मुड़ी जैसे सो रही थी। मैंने उसे जगा दिया, कहने लगी कि बाजी लाइट ऑन क्यों की? मैं सो रही थी, मैंने पहले भी उसे चुपचाप से रोते हुए सुना था। अभी भी वही कह रही थी, पर मुझे बताना नहीं चाहती थी कि उसने अपने दिल में कोई बात रखी थी। वह होते हैं ना कुछ बच्चे जो अपने दिल में कोई बात रख लेते हैं, जब तक उनसे प्यार से नहीं पूछो बताते नहीं। लेकिन ये ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए दिल में जो होता था ये मुंह पर बोल देती थी। मैंने उसे कहा कि तुम सो नहीं रही थी, तुम रो रही थी, बताओ क्या बात है, कुछ हुआ है? तो उसने कहा कि नहीं कुछ नहीं हुआ, आपको कोई सपना आया होगा। उसकी शक्ल देख के भी ऐसा नहीं लग रहा कि वह रो रही थी। मैं समझ गई कि हाँ शायद मैंने सपने में कुछ देखा होगा, क्योंकि आधी रात का वक्त था और कमरे में सिर्फ लैंप की रोशनी थी। मैं फिर से लेट गई, लेकिन मेरा एक परेशानी था कि मैं एक दफ़ा जाग जाती तो फिर मुझे दोबारा ठीक से नींद नहीं आती थी। लेकिन ये बात मधु को पता नहीं थी कि 5 मिनट बाद वह फिर से रोने लगी। अब लेकिन ये क्यों रो रही थी? ऐसा तो पूरे दिन में कुछ भी नहीं हुआ कि उसे किसी ने कुछ कहा हो या कोई बात दिल में रख ली हो। वैसे भी ऐसी नहीं थी कि छोटी छोटी बातों को दिल पर ले ले, और हमारे माँ बाप हमारे साथ कभी भी इस तरह से बात नहीं करते थे जिससे हमें बुरा लगे। अगर उन्होंने कोई बात भी समझानी होती तो तरीके से समझाते थे। हम बहनों में तो वैसे भी लड़ाई झगड़े वाला कोई माहौल ही नहीं था, क्योंकि मैंने उसे हमेशा अपनी औलाद की तरह ही पाला था। वैसे तो मैं उससे 6 साल बड़ी थी, लेकिन मैं बड़ी बहन थी, इसलिए मेरे लिए तो वह हमेशा छोटी ही रहती थी। फिर ये रो क्यों रही थी? एक दिन मैं परेशान होकर उसके स्कूल चले गई। सोचा कि सबसे पूछती हूँ कैसी स्टूडेंट है, पढ़ाई में कैसी जा रही है, क्योंकि अब बस आखिरी साल ही तो था। मैं उसकी क्लास इंचार्ज से मिली, उसने कहा कि पहले तो बहुत अच्छी थी। उसने कहा कि क्लास की टॉप 10 लड़कियों में थी, लेकिन आजकल कुछ गड़बड़ाई हुई है। आपके घर में कोई परेशानी चल रही है क्या? मैंने कहा कि नहीं जी, घर में तो कोई परेशानी नहीं चल रही। पता नहीं फिर वह ऐसा क्यों कर रही है। स्कूल वालों ने भी यही बातें की। मैं एक जगह बैठी थी जब मेरे सामने से एक आदमी गुजरा और मैं उसे देखकर हैरान रह गई। ये कौन है? क्योंकि वह आदमी नहीं, ऐसा लगता कि उस पर हुस्न का साया था। इतना खूबसूरत आदमी मैंने तो अपने आसपास पहली दफ़ा देखा था, यानी कि फिल्मों ड्रामों या किसी और चीज़ के अलावा। बिल्कुल ही हीरो जैसा लगता था।
लंबा चौड़ा खूबसूरत सफ़ेद रंग का मालिक, और नज़र में भी ऐसे देखे कि कोई पागल भी हो सकता है। पर यह कौन था? जब वह वहाँ से गुजरा तो दो लड़कियाँ उसे देख के हंस रही थी। मैं उसके पास गई और मैंने कहा कि ये कौन है? तो कहने लगी कि ये सर रावत है और वह हम पढ़ाते हैं। और मैं समझ गई कि तभी मेरी बहन कह रही थी कि बहुत अच्छा है और अच्छा लगता है। ये तो किसी को भी अच्छा ही लगेगा, बुरा तो नहीं लग सकता। ऐसा खूबसूरत आदमी तो हम लोगों ने पहले कभी देखा ही नहीं था। वह कह रही थी कि मुझसे उम्र में कुछ ज़्यादा बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा नहीं लग रहा था। मैंने सोचा कि इनसे भी बात कर लेती हूँ। अभी तो मेरी बहन की क्लास को पढ़ाते हैं। मैं उनके पीछे पीछे जाने लगी। वह स्टाफ रूम में जा रहे थे। मैंने कहा कि 2 मिनट आपसे बात करनी है, मधु भारद्वाज के बारे में बात करनी है। मधु के बारे में? उसने कहा कि मधु। मैं सोच में पड़ गई। उसकी आवाज़ भी बड़ी कमाल थी। फिर उसे याद आ गया और मैंने कहा कि जी, इसके बारे में बात करनी है। तो उसने कहा कि हाँ, अच्छी लड़की है, पढ़ाई में भी ठीक है, मैथ भी उसको अच्छे से आता है। वह बहुत जल्दी जल्दी बात कर रहा था। उसने मुझसे पहले पूछा कि आप कौन? तो मैंने कहा कि मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। मैंने कहा कि सर, मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। आप इतने आराम से कह रहे हैं, लेकिन वह बिल्कुल भी पहले की तरह पढ़ाई में तवज्जो नहीं दे रही है। उसने कहा कि ये तो आप लोगों का परेशानी है, मेरा नहीं। वह बात ख़त्म करके वहाँ से चला गया और मैं इस नतीजे पर पहुँच गई कि जो लोग खूबसूरत होते हैं, बड़ा ही बदतमीज आदमी था। जल्दी जल्दी में बात ख़त्म कर दी। दिन ऐसे गुजरते गए और सर्दियों का मौसम आ गया। मधु मेरे कपड़े पहनने लगी। मैंने उससे कहा कि तुम मेरे कपड़े पहन रही हो? तो कहने लगी कि मुझे ढीले ढाले कपड़े पहनना अच्छा लगता है। अपने आप को बड़ी सी चादर में छुपा के रखती थी और उसके ऊपर भी बड़ा सा स्वेटर पहन लेती थी। मैंने कहा कि तुम्हें इस दफ़ा ज़्यादा ही सर्दी लग रही है। तो उसने कहा कि हाँ, लग रही है। वह हमेशा कहीं खोई रहती थी, रातों को उठ उठ कर रोती थी और बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। स्कूल के अक्सर लेट हो जाती थी। कुछ तो ऐसा था जो उसके छोटे से दिल में चल रहा था और हमें पता नहीं था। लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे इस तरह से पता चलेगा कि मैं हैरान ही रह जाऊंगी। एक बार तो मैंने उसकी डायरी की तरफ देखा। वह अपनी डायरी कभी किसी को नहीं देती थी। उसने मुझे कहा कि ज़रा डायरी पकड़ना। मुंह उसका दूसरी तरफ था। मैंने जल्दी जल्दी एक पेज खोला और शुरू की 4 लाइन पढ़ ली, क्योंकि उससे ज़्यादा मैं पढ़ नहीं सकती थी। मैंने उसे उसकी डायरी पकड़ाई और खुद पीछे बैठ गई। पर वो 4 लाइन ही इत्तेफाक से मैंने ऐसी पढ़ी कि मैं हैरान रह गई। शायद ये भी भगवान की तरफ से एक इशारा था। जैसे ही मैंने डायरी को खोला, वही बात मेरे सामने आ गई जो शायद मैं जानना चाहती थी। इन 4 लाइनों के बारे में बताती हूँ। देखा था कि सर रावत ने मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया। आजकल मैं बड़ी परेशान हूँ। यह भी उसके दिल में चल रहा था। उसका ताल्लुक रावत सर से ज़रूर था। खैर, उसके फाइनली पेपर भी हो गए और अब वह घर पर ही थी। अब आगे क्या करना था, इसके बारे में तो सोचने का वक्त था। हमारे तो पढ़ाई के दिन थे, हमने तो अच्छी पढ़ाई करनी थी। पर उसने इनकार कर दिया, कहा कि मैं आगे पढ़ना नहीं चाहती। मेरे पापा ने कहा कि क्यों बेटा, आगे क्यों नहीं पढ़ना चाहती? तो उसने कहा, पापा मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, मेरा पढ़ाई में ज़्यादा दिमाग नहीं चल रहा है, मैं कुछ और कर लूँगी, कोई कोर्स कर लूँगी। मेरी माँ भी गुस्सा होने लगी कि जब बड़ी बहन ने इतनी पढ़ाई की है तो तुमने भी करनी चाहिए, और तुम हो कि कहती हो कि कोई कोर्स कर लूँगी। मेरे पापा ने कहा कि देखो, इसको तंग नहीं करो, इसकी अपनी मर्जी है। यह मेरी बहन का क्या हो गया? अचानक से उसके सपने, उसकी ज़िंदगी के प्लान, सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है। हम लोगों का मुंह बंद कर देंगे। हम बोलते थे हम लोगों का मुंह बंद कर देंगे, और अब उसने अपने आप को इस प्लान से निकाल भी लिया। मैंने फिर पापा से बात की कि पापा, आप उसे समझाए, पर वह एक ही बात बार बार कह रही थी, अगर करना चाहती है तो ठीक है, नहीं करना चाहती तो
हम इस पर दबाव नहीं डालेंगे। मैंने बाद में कहा, ऐसा नॉर्मल नहीं था। वह तो मेरे साथ बैठकर प्लान बनाती थी और कहती थी कि आप फिक्र मत करें, हम दोनों मिलकर सारे परिवार वालों का मुंह बंद करेंगे। पापा ने कहा कि आपने बात ख़त्म कर दी। मैंने कहा कि अभी वह खुद समझ नहीं पा रही है कि उसने क्या करना है। जितनी दफ़ा हम उसे कहेंगे वह उसका उल्टा ही करेगी। अभी वैसे भी दाखिले में 2-3 महीने थे, उसे सोच लेने दो कि वो क्या करना चाहती है। जो भी करना होगा बता देगी। पर हम लोग तो तब हैरान रह गए जब मधु के लिए एक रिश्ता आ गया। हम लोग हैरान हुए कि इतनी जल्दी रिश्ता कहाँ से आ गया। मेरे लिए भी आजकल रिश्ते आ रहे थे। उसको भी मेरे घर वाले कह रहे थे कि अभी कॉलेज का 1 साल रह गया, हमारी बेटी जॉब भी करना चाहती है, लेकिन यहाँ पर मधु के लिए ही रिश्ता आ गया। जब रिश्ता पता चला कि किस घर से आया तो मैं हैरान रह गई। और अभी रिश्ता घर नहीं आया था, बस बात हुई ही थी। किसी ने कान में बाहर से डाला कि मैं लोग रिश्ता लेकर आना चाहते हैं। मेरे माँ बाप इसी बारे में बात कर रहे थे। मधु कमरे में सो रही थी। उसे पता भी नहीं था कि वो वही बातें कर रहे थे कि लगता है वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। बेटी या तो ऐसे ही करती है और हम लोग उन पर इतना विश्वास करते हैं। वो दोनों बड़े परेशान थे। मैं कमरे में आई, मधु आज बेखबर सो रही थी। मैंने उसके ऊपर से रजाई हटा दी और सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैंने उसे जगाया और उससे पहले तो वो डर के जागती, मैंने उससे पहले ही कह दिया कि मुझे सब कुछ पता चल गया है, मैंने सब कुछ देख लिया है। तुम मुझे बताओ कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तुम्हारे लिए किसी और का नहीं, रावत सर का रिश्ता आया है। ये बात सुनकर वो भी हैरान रह गई। उसने कहा कि उन्होंने मेरे लिए रिश्ता भेज दिया, लेकिन वो तो कह रहे थे कि मेरी मदद करेंगे। मैंने कहा, क्यों करेंगे वो तुम्हारी मदद, और ये सब कैसे हुआ? तुम्हें पता है ये कितनी बड़ी बात है? तुम माँ बनने वाली हो, तभी तुम खुले खुले कपड़े पहनती थी। कैसे हुआ ये सब, बताओ मुझे। उसने रोना शुरू कर दिया और फिर मुझे सारी बात बताई, जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि एक दिन मैंने बहुत बुरा टेस्ट दिया था, तो सर रावत ने कहा कि आज तुम्हारी छुट्टी बंद है, तुम 15 मिनट लेट बाहर जाओगी। मैं क्लास में बैठी थी, वो क्लास से चले गए। उन्होंने मुझसे कहा था कि सामने घड़ी लगी है, पूरे 15 मिनट के बाद जाओगी। वह लड़कियों पर हाथ भी नहीं उठाते थे, उन्हें स्टिक से मारने वाले भी सज़ा नहीं देते थे, लेकिन इस तरह की सज़ा देते थे, इसलिए मैं वहीं पर बैठ गई थी। जब 20 मिनट बाद सर वहाँ आए तो उन्होंने मेरी मदद की, मुझे उठाया, अपने घर ले गए। मैं 2 घंटे उन्हीं के घर पर थी। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। वह बहुत शर्मिंदा थे क्योंकि वह कहते थे कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। अगर मैं तुम्हें सज़ा नहीं देता तो ये सब नहीं होता। उन्होंने मुझे समझाया कि तुम्हें ये बात किसी को नहीं बतानी, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैंने झूठ बोला कि एक लड़की की मदद कर रही थी, पर मुझे नहीं पता था कि इसका नतीजा ये निकलेगा। उनको भी इस बारे में सब कुछ पता है, सिर्फ उनको ही पता है। वो कह रहे थे कि मेरी मदद करेंगे, बस मैं अपने पेपर दे दूं और घर चली जाऊं। लेकिन क्या वो ऐसे मदद करना चाहते थे मेरी, कि मुझसे शादी करना चाहते हैं? तो मैं अपने सर पर हाथ रख कर बैठ गई। मैंने कहा कि वो बहुत अच्छा इंसान है, वो वाकई तुम्हारी मदद करना चाहता है, और एक आदमी एक औरत की ऐसे ही मदद कर सकता है, तो मैं अपना नाम देना चाहता है। जो कुछ हुआ उसके बाद भी तो समझ रही थी कि सिर्फ शक्ल से ही खूबसूरत है, दिल का काला, लेकिन वो तो दिल का हीरा इंसान है। पर मधु कहने लगी कि हमारी उम्र में तो काफ़ी फ़र्क है। मैंने कहा कि इतना फ़र्क नहीं है, 7-8 साल का फ़र्क कोई फ़र्क नहीं होता। तो होता है, इतना फ़र्क तो हमारे माँ बाप भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये बात बहुत ज़्यादा अजीब है, कुछ तो करना होगा। खैर, हम लोगों ने निकाह की रस्म कर दी और लोगों से कहा कि दोनों बहनों की शादी एक साथ करेंगे, लेकिन फिर 2 महीने बाद ये बहाना कर दिया कि लड़के की माँ बीमार है और चाहती है कि जल्दी से जल्दी शादी हो जाए और मधु को उसके घर भेज दिया जाए। माँ बाप को जब सब कुछ बताया तो बहुत मुश्किल था। वो भी परेशान हुए, रोए कि हमारे घर पे कितनी बड़ी मुसीबत आई, लेकिन इस आदमी को सलाम भी करने लगे जिसने इस घर
संकट से बचाया। जिसने बुरा किया उसे भी पकड़वाया, पुलिस के हवाले भी किया। मेरी बहन की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा तूफ़ान आया था, लेकिन इस तूफ़ान के आगे एक असली आदमी खड़ा था जिसने इस तूफ़ान को अपने हाथों में पकड़कर एक छोटी सी हवा में बना दिया। वो हवा जो एक पल में ही हवा हो गई। आज वो मेरी बहन का पति है। मेरी शादी भी हो चुकी है, उसकी शादी को 5 साल हो गए और उनके घर में एक बेटी है। मैंने तो ऐसे कभी भी नहीं देखा कि रावत सर ने कभी इस बेटी के बारे में कोई बात की हो। वह उसे ऐसे ही चाहता है जैसे अपनी औलाद को। वो लोग एक साथ बहुत खुश है। मेरी बहन मुझसे बहुत छोटी है, लेकिन अब वह बहुत समझदार हो गई। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो कभी छोटी थी ही नहीं। जिंदगी ने वाकई में उसके साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन उसे एक अच्छा आदमी तो मिला। डियर फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरी। आप लोग बताएं, क्या आप में से अगर कोई रावत सर की जगह होता तो क्या वह ऐसा कदम उठाने को तैयार था? यह तो वही बात थी कि उन्होंने वाकई कर दिखाया जो कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि इतना रिस्क लेना भी बहुत बड़ी बात होती है जो उन्होंने लिया है। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं।